लीजिए कि दोनों जगह के जो नेता हैं, एक ने गरीबों के मकान मार लिए और दूसरे ने गरीबों को मिलने वाली नौकरियां और शिक्षा उसको हजम कर गए। हम एक एक करके आज भ्रष्टाचार के इन दो बड़े मामलों का विश्लेषण करेंगे ताकि आपको हम जागरूक कर सकें और बता सकें कि किसी भी देश की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है और इसे लेकर जो आपकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उसे छोड़ दीजिए। इसे लेकर आपको अपने जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है वो अपनानी है। अभी तक आप बहुत सहनशील हैं। तो आज की जो खबर है उसका पहला अध्याय है महाराष्ट्र का पात्रा चौल घोटाला, जिसने संजय राउत को मुसीबत में फंसा दिया और अरेस्ट करवा दिया। दूसरा अध्याय है पश्चिम बंगाल से आए वो दस्तावेज जो पार्थ चैटर्जी और अर्पिता चैटर्जी की आपके सामने आज बिल्कुल पोल खोल देंगे। वो दस्तावेज आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने। और ईडी के अधिकारी भी जब संजय राउत को पकड़कर ले जा रहे थे तो संजय राउत ने पुष्पा फिल्म का वही डायलॉग दोहरा दिया। संजय राउत का वो हाव भाव और वो बयान आज पूरे देश को ध्यान से देखना चाहिए और फिर तय करना चाहिए कि संजय राउत को आज आप कैसे आंकते हैं, एक जननायक की तरह या एक अपराधी की तरह। मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, ना पार्टी छोड़ेगा, ना शिवसेना छोड़ेगा। जो विपक्ष के नेता हैं वो तो आपको यही कहेंगे कि ये एक राजनीतिक साजिश है और विपक्ष के नेता संसद तक में ये पूरा मामला उठा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि पतरा चौल में जो रहने वाले गरीब थे, जिनके मकान चले गए और जिन्हें मकान मिले नहीं, उनके दर्द की बात कोई नहीं कर रहा। इसलिए आज हम उनकी बात करेंगे। दरअसल पतरा चौल मुंबई के गोरेगांव इलाके में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे म्हाडा कहते हैं, वहां का एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट था जिसमें 47 एकड़ जमीन में 672 मकान बने हुए थे और इसी को पतरा चौल कहते हैं। 2007 में इसके रीडेवलपमेंट का काम शुरू हुआ, इसका दोबारा से विकास करने का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि म्हाडा के लिए अब यहां 3500 से ज्यादा नए घर बनाए जाएंगे और बची हुई जमीन प्राइवेट डेवलपर्स को बेच दी जाएगी। वर्ष 2007 में यह कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी को मिला जिसका नाम था गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन। इस नाम की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला और यह कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसे आप HDIL के नाम से भी जानते हैं, उसकी सिस्टर कंपनी मानी जाती है। HDIL वही कंपनी है जिसके मालिक राकेश वधावन और उनके बेटे सारंग वधावन पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में हैं। उन पर भ्रष्टाचार के, मनी लॉन्ड्रिंग के पहले से ही गंभीर आरोप हैं। वो पहले से ही जेल में हैं और ये जो कंपनी हम आपको बता रहे हैं ये उन्हीं की पार्टनर थी। अब गड़बड़ी ये हुई कि इस गुरु आशीष कंपनी ने, जो कि HDIL के साथ काम कर रही थी, इसने रीडेवलपमेंट का काम तो शुरू नहीं किया बल्कि जमीनें बेचनी पहले ही शुरू कर दी। ऊपर से इस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के खिलाफ ये जो कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिला था, ये कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी को देना शुरू कर दिया और थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए। 9 दूसरे बिल्डर्स के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिए और जो काम इन्हें मिला था वो काम आगे आप ऐसा समझ लीजिए कि सबलेट कर दिया, क्योंकि इनके पास ये काम करने की एक्सपर्टीज थी ही नहीं। ये जो कंपनी इस तरह की मुंबई में बनाई जाती हैं वो इसलिए बनाई जाती हैं कि आपने बड़े नेता अपने किसी प्यादे को आगे रखकर एक कंपनी बना देते हैं, उस कंपनी में होता कुछ नहीं है और वो कंपनी अपने रसूख के आधार पर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है, कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट या बड़े कॉन्ट्रैक्ट। और फिर जब वो कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल जाता है फिर वो एक बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है और फिर उनको आगे सबलेट कर देती है और वो जो दूसरी कंपनियां हैं वो कमीशन के तौर पर इस कंपनी को पैसा देती हैं और फिर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें या ना करें वो अलग बात है, जो कि इस केस में हुआ। तो उन्होंने थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जहां रीडेवलपमेंट होना था, इसलिए वो काम अटका पड़ा रहा और दूसरे बिल्डर्स को जमीन पहले ही बेच दी गई। इससे गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन नाम की इस कंपनी ने 901 करोड़ रुपए और 901 करोड़ 79 लाख रुपए जमा कर लिए। इसके बाद नए प्रोजेक्ट के नाम पर 38 करोड़ रुपए और इकट्ठा किए।
इसके बावजूद पतरा चौल के जो 672 किराएदार थे, उनका घर अब तक तैयार नहीं हो पाया। तो 672 किराएदारों के घर भी गए और जो 3500 गरीब लोगों को मकान मिलने वाले थे वो भी नहीं आए। तो के मुताबिक संजय राउत, प्रवीण राउत, राकेश कुमार वधावन और सारंग वधावन, इन सब लोगों ने मिलकर एक साजिश रची और पतरा चौल प्रोजेक्ट के पैसे की हेराफेरी की। इस सब ने मिलकर प्रोजेक्ट को लटकाए रखा और 672 किराएदारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। ईडी ने दूसरी बड़ी बात यह कही कि इस घोटाले में 112 करोड़ रुपए का जो लेन देन हुआ, उसमें से ईडी ने अब तक यह पता लगाया कि 1 करोड़ 6 लाख रुपए संजय राउत और उनकी पत्नी के खाते में ट्रांसफर किए गए। और उसका एक आंकड़ा यह है कि 2009 में प्रवीण राउत ने वर्षा राउत को फ्लैट खरीदने के लिए 55 लाख रुपए दिए थे और फिर 2011 में संजय राउत ने 29,50,000 रुपए प्रवीण राउत की कंपनी में निवेश किया। और हैरानी की बात यह है कि एक महीने के अंदर संजय राउत को 37,50,000 रुपए के मुनाफे के साथ उनकी यह रकम वापस कर दी गई। अब हमारे देश के जो निवेशक हैं वो भी हमसे पूछेंगे कि भाई ऐसी कौन सी कंपनी है जिसमें आप पैसा निवेश करें और कुछ ही महीनों में वो पैसा बढ़ चढ़कर आपके पास वापस आ जाए। ईडी ने यह भी खुलासा किया कि संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ने अवनी इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की एक कंपनी में सिर्फ 5,625 रुपए का निवेश किया और उन्हें बदले में 13,95,000 रुपए का मुनाफा मिला। यहां यह परिचय देना भी जरूरी है कि प्रवीण राउत नाम का जो आरोपी है, जिसका नाम इस कंपनी के साथ आ रहा है, वो संजय राउत का बेहद करीबी है और भरोसेमंद है और इसी नजदीकी का फायदा उठाकर उसे महाडा के अप्रूवल्स मिले और उसे ये कॉन्ट्रैक्ट मिले और महाडा की तरफ से उसे लगातार अलग अलग तरीके के फायदे मिलते चले गए। पंकज दत्त जी, आप यहाँ पर कोऑर्डिनेटर हैं पतरा चौल के। मुझे बताइए, 2008 में जो प्रक्रिया शुरू हुई थी घर बनने की, 2022 तक वो पूरी नहीं हो पाई है। आखिर हुआ क्या, रुकावट कहाँ आ गई? सर, हम भी यही सोच रहे हैं कि जो चीज़ 2008 से शुरू हुई है, पानी सर के ऊपर जा चुका है, हर जगह पे उसी की चर्चा है। हर महाराष्ट्र की फिलहाल राजनीति इसी नाम पे चल रही है, हर कोई राजनीतिक फ़ायदा बटोरने के लिए इसी का नाम ले रहा है, लेकिन हमारा काम पूरा नहीं हो रहा है। हमारे भी मन में यह है कि बात कहाँ रुकी हुई है। महाडा इसके बारे में पॉजिटिव है, सरकार पॉजिटिव है, हर चीज़ पॉजिटिव है, फिर भी हमारी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव हो नहीं रहा है। अच्छा, ये बताइए, कितने परिवार थे जिनको यहाँ पर फ्लैट्स मिलने थे, जिनको घर मिलने थे? कितने परिवार हैं जो आज के दिन भी आस लगाए बैठे हैं? 48 एकड़ में 101 चॉल्स थी और पूरी बैठी चाल थी और 672 फैमिली। अगर एक फैमिली में 4 से 5 बड़ी फैमिलीज यहाँ पे होते हुआ करती थी, एक फैमिली में 4 से 5 लोग अगर भी आप देखते हो तो कम से कम 3,500 से 4,000 लोग और 672 फैमिली आस लगा के बैठी हुई कि हमें आज कल घर मिलेगा। लेकिन 2008 से अभी तक ये चीज़ें पूरी नहीं हुई है। ना घर मिला है, ना भाड़ा मिला है, ना ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में बताई हुई कोई भी चीज़ पूरी की गई है, कोई भी नहीं। आज लोग सड़क पे आ गए। आज लोगों को, कुछ लोगों में आपको सच बताऊंगा, आसपास के जो मॉर्गेज लोन देने वाली फाइनेंशियल कंपनी, अगर उसमें जाओगे तो सबसे ज्यादा मॉर्गेज, गोल्ड मॉर्गेज लोन पतरा चौल के लोगों ने लिया है। सुसाइड करने के मोड़ तक लोग आ गए। मिडिल क्लास लोग थे, लोअर मिडिल क्लास लोग थे, खाने के लाले पड़े हुए लोगों के, खाने के वांदे हैं क्योंकि भाड़ा नहीं आ रहा है। कहाँ से कर्जा निकाल के भाड़ा ले? कर्जा देखिए, भाड़ा निकालने की भी एक लेवल होती है, हद होती है, उसके आगे नहीं जा सकते। लोग गाँव शिफ्ट हो गए, सांगली, सातारा, कोल्हापुर, यहाँ पे आप जाओ, वसई, विरार, पालघर, बोईसर, वहाँ तक लोग शिफ्ट हो गए। अभी बहुत बुरी खास्ता हालत है लोगों की और सिर्फ यही हमारी मांग है, हमारी मांग और कुछ भी नहीं। हमें सिर्फ घर चाहिए, भाड़ा चाहिए और जो चीजें ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में कमिट की थी वो हमें चाहिए। महाडा ने घर का काम शुरू किया है, दायित्व तो पहली बार महाडा ने स्वीकार किया, ये काम शुरू किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन और तेजी से ये काम होना चाहिए। आपका भी मकान था जो अभी तक आपको मिल नहीं पाया, इतनी मुसीबतें हो गई हैं आपको। कभी सोचा था ऐसे हालात हो जाएंगे आपके? कभी आपने घर छोड़ा, पता चल कभी छोड़ा आपने? और साथ में ही हम लोग निकल रहे 2008 में। अभी 2022 हो गया, अभी लगता है कि काम होगा, घर मिलेगा आपको? थोड़ा थोड़ा तो काम शुरू हो गया उधर? काम शुरू हो गए, लेकिन बोल रहे जनवरी से बोल रहे थे कि देगी करके, लेकिन अभी तक दिया नहीं है। आपको लगता है आप लोगों की कोई सुध लेने वाला है भी यहाँ पे? आप बोल रहे हो कभी कभी कुछ खाना नहीं होता तो पानी और बिस्किट के साथ सो जाते हैं। तो अभी क्या करेगी, किससे मांगने जाएगी? सुबह से तो कुछ नहीं कर रहे, वो भी है उसमें।
बीच में वो आया था शरद पवार, वो लोग भी बोले थे हम लोग करके जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर रहा है, खाली वोट देने के लिए आगे आते लेकिन कुछ नहीं करते वो लोग। बहुत साल से हम लोग यही सुनते आ रहे हैं कि आपका रूम मिलेगा, आपको चाबी हाथ में मिलेगी। यही सुन सुन के हम लोग को ऐसा हो रहा है कि कभी हम लोग को चाबी मिलता है और कभी हम लोग जाते हैं, ऐसा हम लोग को लग रहा है। तो मुझे बताइए, इतने सालों का इंतजार, परेशानियां इतनी ज्यादा सही आप लोगों ने, आज के दिन भी उन सालों को सोचती हैं तो मन में क्या ख्याल आता है, क्या क्या परेशानी थी जो झेलनी पड़ी आपको? ऐसा लगता है कि हम लोग जाते हैं कि इधर ही गुजर जाते हैं, क्या मालूम रूम देखते देखते। हाँ, मेरा सास का कहना है कि मुझे एक दिन तो वो रूम में रहना चाहिए, इतना उनका इच्छा है। अभी क्या मालूम उनका इच्छा भी पूरा होता है कि नहीं। मैंने चेयरमैन को चिट्ठी लिखी है कि रूल 267 के तहत जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, आईटी का मिसयूज, दुरुपयोग कर ऑपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट किया जा रहा है, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट के सेशन के दौरान किया जा रहा है, हमारे पार्टी के फ्लोर लीडर को अरेस्ट किया जा रहा है, ये बिल्कुल ही मैं मानती हूँ सारे काम छोड़कर इस पर चर्चा होनी चाहिए और इस तरीके से इंस्टीट्यूशंस का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, चर्चा होनी चाहिए। और मैं ये भी पूछूंगी क्योंकि रूल्स क्लियरली लिखे हुए हैं, राज्यसभा के जो रूल्स हैं, कि अगर इस तरीके की कार्रवाई होती है, क्या चेयरमैन को इसके लूप में ईडी ने रखा, अगर नहीं रखा तो वो क्या कार्रवाई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पे करेंगे? हिंदुस्तान में ईडी ने हिंदुस्तान की सरकार को, भारत सरकार को और बीजेपी पार्टी की निर्देश पे आदेश से विरोधी मुक्त हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। ये सत्तारूढ़ पार्टी की एक ही मकसद होते हैं कि ईडी को दुरुपयोग किया जाए, ईडी को बेजा इस्तेमाल किया करो, डराओ, धमकाओ, लालच दिखाओ। एक पेपर चलाते हैं, पार्टी चलाते हैं, उस व्यक्ति के घर में अगर 10-11 लाख मिले और उसी को ईडी का केस बना के उसको हरासमेंट करने की कोशिश की, तो ये सरासर सरकार अपोजिशन को दबाना चाहती है। ईडी इस समय पीएमएलए से जुड़े हुए 4000 केसेस की जांच कर रहा है, 4000। इनमें से सिर्फ 10-15 केस ही राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं और इसके बहाने विपक्षी दल ईडी पर बार बार सवाल खड़े करते हैं। यानी ईडी ने जो 4000 बाकी के जो केसेस हैं उस पर किसी का ध्यान नहीं, लेकिन जैसे ही किसी विपक्षी दल पर ईडी हाथ डालता है तो वो कहते हैं कि हमारे साथ राजनीति हो रही है। वर्ष 2002 में पीएमएलए कानून लागू होने के बाद से अब तक ईडी ने 20 साल में सिर्फ 313 लोगों को गिरफ्तार किया है। 1,05,675 करोड़ रुपए की संपत्ति उन्होंने अटैच की है। सोचिए, 1,05,000 करोड़ की संपत्ति अटैच हो चुकी है और 15,114 करोड़ रुपए बैंकों को वापस ईडी ने दिलाए हैं। ईडी ने आतंकवादी गतिविधियों में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े 37 केसेस में चार्जशीट दायर की है और ईडी ने आतंकियों की 884 करोड़ रुपए की 256 प्रॉपर्टीज अटैच की हैं। तब कोई कुछ नहीं बोला। ईडी जब दूसरी कंपनियों पर छापे मारता है तो कोई कुछ नहीं कहता जैसे, लेकिन जब किसी विपक्षी दल के नेताओं पर ईडी कार्रवाई करता है, गिरफ्तार कर लेता है, तो विपक्षी दल परेशान हो जाते हैं, खुद को पाक साफ बताते हैं और ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल का सवाल उठाने लगते हैं कि सेक्रेटरी जनरल थे, कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे। सरकार के 4 महत्वपूर्ण मंत्रालय और विभाग उनके पास थे। ममता बनर्जी ने उन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय दिया, संसदीय कार्य मंत्रालय दिया, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिया और इसके बाद सार्वजनिक उद्यम और औद्योगिक पुनर्निर्माण मंत्रालय भी उन्हीं के पास था। और काले धन के कुबेरों के बीच ये सारे मंत्रालय और विभाग मलाईदार विभाग या बहुत शक्तिशाली भी माने जाते हैं। हर नेता इन्हें पाना चाहता है। जरूर पार्था चटर्जी ममता बनर्जी के बहुत खास रहे होंगे। बनर्जी के अर्पिता मुखर्जी के 4 फ्लैट्स पर छापेमारी हो चुकी है, जिसमें से ये सब बरामद हुआ है और ईडी का दावा है कि अर्पिता के पास कम से कम 12 फ्लैट्स हैं जिनकी जांच होगी और अभी तक जो काला धन मिला है उसे लेकर पार्थ चटर्जी ने उसे डिनाई किया है और वो बार बार कह रहे हैं कि अर्पिता के अलग अलग फ्लैट्स में जो पैसा मिला है उससे उनका कोई लेना देना नहीं। उनसे कुछ पत्रकारों ने इसी को लेकर सवाल पूछा और उनका एक लाइन का जवाब आज आपको भी सुनना चाहिए। দাদা সুস্থ আছেন, সুস্থ বোধ করছেন? টাকা আপনার বলছে, দাদা আপনার টাকা, দাদা আপনার টাকা।
গায়ে লেগে যাবে দাদা আপনার টাকা দাদা আপনার টাকা কবে সময় কবে আসবে গায়ে লেগে যাবে